नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। इंडियन पोस्ट में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए आज की ये बड़ी खबरें। अब शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। कोरोना से हुई मौतों को लेकर सरकारी आंकड़ों पर हमेशा से एक शंका रही है और अब इसको लेकर एक खुलासे ने मौतों को सच को छिपाने के सरकारी दावों की पोल खोल दी है। महामारी विशेषज्ञ भ्रमर मुखर्जी ने दावा किया है कि भारत में कोरोना से 12 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। एक अध्ययन के आधार पर उन्होंने कहा है कि मई के मध्य तक यानी 15 मई तक करीब 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए, जबकि इससे होने वाली मौतों की संख्या 1.21 मिलियन यानी यह संख्या 12 लाख से अधिक है। भारत में 15 मई के सरकारी आंकड़े कबूल करते हैं कि कोरोना से 2.5 लाख लोग संक्रमित हुए, जबकि 2,70,000 लोग मारे गए। आपको याद होगा कि भारतीय वायरस विज्ञानी डॉक्टर शाहिद जमील ने भी एक अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख के जरिए जब दावा किया था कि कोरोना से होने वाली मौतें सरकारी आंकड़ों से कहीं बहुत अधिक हैं। उनके इस लेख के बाद भारत सरकार के प्रमुख वायरस वैज्ञानिक सलाहकार के पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए भ्रमर मुखर्जी ने कहा कि वह कोविड के बारे में पिछले 1 साल से अध्ययन कर रही हैं। पिछले साल मार्च में उन्होंने इस पर अध्ययन शुरू किया था। मुखर्जी ने बताया कि हमने इस अध्ययन में कोविड से होने वाली सभी मौतों को शामिल नहीं किया है। हमारे सामने ऐसे केसेज भी आए जिसमें लोग अस्पताल में तो भर्ती हुए, लेकिन उनकी मौत कोविड मरीज के रूप में दर्ज नहीं की गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइन भी कहती है कि वायरस से हुई मौतों को अलग से दर्ज किया जाए, जबकि उसके साथ दूसरी तरह की बीमारियों से हुई मौतों को अलग से दर्ज किया जाए। मुखर्जी ने कोविड के दोनों वेव के दौरान होने वाली मौतों पर विशेष अध्ययन किया और पाया कि दूसरे वेव के दौरान मौतों को छिपाने की घटनाएं अधिक देखी गई। उन्होंने कहा कि भारत में करीब 5 करोड़ लोग संक्रमित होने का मतलब ये हुआ कि 15 मई तक यह पूरी आबादी यानी भारत की पूरी आबादी 36% लोगों को प्रभावित कर चुकी थी। और अब दूसरी खबर की ओर, लेकिन यह खबर भी कोरोना के बारे में है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक प्रोफेसर रवि गुप्ता ने कहा है कि ब्रिटेन में तीसरे स्ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। इसकी गति धीमी है, लेकिन यह विस्फोटक रूप ले सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से अपील की है कि वे 21 जून से कोरोना संबंधी बंदिशें हटाने पर दोबारा विचार करें। उनका मानना है कि इसे अभी कुछ हफ्ते के लिए टाल देना चाहिए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर गुप्ता वायरस संबंधी सलाहकार ग्रुप के सदस्य हैं। ब्रिटेन में अभी तक कोरोना के कुल 44,99,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और इससे 1,28,000 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। गुप्ता ने कहा कि तीसरे वेव में कम से कम 1/3 केस नए वेरिएंट के हैं और यह वेरिएंट वही है जो भारत में पहले दौर में पाया गया था। ब्रिटेन में 38.8 मिलियन लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। इस तरह से करीब 70% वयस्क लोगों को पहला वैक्सीन वहां पे दिया जा चुका है। देश के दूसरे वैज्ञानिक भी 21 जून से कोरोना संबंधी ढील दिए जाने के हक में नहीं हैं। और अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। कल से उत्तर प्रदेश में केंद्र में बीजेपी के एक बड़े नेता BL संतोष, उन्होंने कल से कैंप किया हुआ है लखनऊ में और कल से लेकर आज तक उन्होंने काफ़ी लोगों से बात की है। उन्होंने डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा योगी सरकार के 12 लगभग 1 दर्जन मंत्रियों से बातचीत की है और उस बातचीत में सरकार की छवि के बारे में उनकी जानने की कोशिश की है कि मौजूदा सरकार की छवि कैसी है और संगठन में किस तरह से काम चल रहा है। ये उनका इस पूरे बातचीत में ये उनका मुख्य मकसद था। वे यह भी जानना चाह रहे थे कि क्या मंत्रालयों का कामकाज ठीक से चल रहा है और क्या विधायकों और कार्यकर्ताओं की नेतृत्व से किस तरह की शिकायतें हैं।
मंत्रियों से संगठन मंत्री की मुलाकात काफ़ी गोपनीय थी। इस दौरान प्रदेश का कोई दूसरा नेता वहां मौजूद नहीं रहता था। सभी मंत्रियों से तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन माना जा रहा है कि दर्जन भर से अधिक मंत्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर वे आला कमान को अपने प्रदेश की हालात के बारे में, प्रदेश के सियासी हालात के बारे में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र क्या फैसला लेता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार बदलाव की खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व बदलाव करना चाहता है और उस बदलाव के साथ ही 2022 की चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाना चाहता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फीडबैक के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व किस तरह का फैसला करता है, यानी आने वाले समय में केंद्रीय नेतृत्व का फैसला उत्तर प्रदेश के बारे में आएगा और उसे लागू किया जाएगा। दरअसल पार्टी की चिंता, सबसे बड़ी चिंता यही है कि विधायकों और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को समाप्त कर जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में जाया जाए, ताकि कोविड के दूसरे दौर में पैदा हुई अव्यवस्था से लोगों में जो गुस्सा है उसे समझा जाए और उसी के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाए। मंत्रियों से उसके कामकाज की भी रिपोर्ट ली गई है। जाहिर है मंत्रिपरिषद में जो फेरबदल की चर्चाएं चल रही हैं उसे एक बार फिर मजबूती मिली है। और इन सब के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वैक्सीनेशन अभियान का मुआयना किया और दावा किया कि कोविड के दूसरे दौर के अटैक को काबू कर पाने में उनकी सरकार कामयाब रही है। लेकिन देखना होगा कि सरकार में कुछ नए चेहरों को शामिल कर बीजेपी उनके ऊपर जो अंकुश लगाना चाहती है उसे पार कर पाने में वो कितने कामयाब होते हैं। इस बीच एक और जानकारी आ रही है कि बीएल संतोष से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया के कुछ लोगों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये बैठक सामान्य तरह की बैठक थी। 2022 के चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में संगठन को मजबूत करने के बारे में ये बैठक थी। लेकिन सूत्रों ने दावा किया है कि केशव प्रसाद मौर्य से उनकी डिटेल्स बातचीत हुई है और केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम सबको मालूम है कि 2017 से पहले केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और उनकी नुमाइंदगी में ही प्रदेश में चुनाव लड़ा गया 2017 का और उसमें बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब प्रदेश में अच्छी कामयाबी मिली, अच्छी सीटें मिली, तो केशव प्रसाद मौर्य को उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। उनके समर्थकों को भी काफ़ी उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की कमान सौंप दी और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम के तौर पर संतोष करना पड़ा, और वह भी डिप्टी सीएम जो अपने विभागों के कामकाज को लेकर पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। ऐसी शिकायतें भी मिली कि केशव प्रसाद मौर्य अपना काम पूरी आज़ादी से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय उन पर नज़र रखता था। और इसी वजह से केशव प्रसाद मौर्य माना जा रहा है कि वो बेहद नाराज हैं और इस वक्त अपनी नाराज़गी उन्होंने खुलकर केंद्रीय नेतृत्व के सामने, केंद्रीय नेतृत्व का जो नुमाइंदा आया हुआ था बीएल संतोष के रूप में, उनको उन्होंने बता दिया। और अब आखिर में कांग्रेस के ध्रुवीकरण की खबर। ध्रुवीकरण के आरोपों से आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाता है और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी देखा गया कि ममता बनर्जी के किस तरह के बयान आए, और अब चूंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनावी माहौल शुरू हो गया है, कांग्रेस का इसी तरह का एक ध्रुवीकरण वाला बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज बस्ती जिले के उलेमाओं के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में जिस तरह की अपील की है, उससे इसी तरह के आरोपों में घिरती नजर आ रही है पार्टी। नसीमुद्दीन ने इस वर्चुअल बैठक में कहा कि मुसलमान यदि कांग्रेस की तरफ आ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित सभी जातियों और धर्म के लोग भी कांग्रेस में आ जाएंगे। चुनाव में जब कांग्रेस मजबूत रहती है तो भाजपा के लिए चुनाव को सांप्रदायिक बनाना मुश्किल होता है। मुसलमानों को अपनी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस के साथ आना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी और बसपा भारतीय जनता पार्टी संविधान पर जिस तरह से हमले कर रही है उससे मुकाबला नहीं कर पाएगी। इसीलिए भारतीय मुसलमानों को चाहिए कि वो कांग्रेस के साथ आए ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा हो सके। ये इस तरह का बयान सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आयोजित बस्ती जिले के उलेमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग में नसीमुद्दीन ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में उलेमाओं की सबसे अहम भूमिका थी और आज फिर उलेमाओं को जमहूरियत और धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए आगे आना होगा। बसपा से कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी
प्रियंका गांधी की सलाहकार कमेटी के सदस्य हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जब मुसलमान कांग्रेस के साथ थे तो भाजपा केवल 2 सीटों पर सिमटी हुई थी, और अगर मुसलमान एक बार फिर कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी फिर से 2 सीटों पर सिमट जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कहा कि बस्ती जिले के उलेमाओं के साथ इस तरह की पहली बैठक हुई है और इसे दूसरे जिलों के उलेमाओं के साथ जारी रखा जाएगा। इन बैठकों के जरिए उलेमा अपनी बात रख रहे हैं। उनके सुझावों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट महासचिव प्रियंका गांधी को सौंपी जाएगी और उसी के आधार पर हमारी पार्टी का घोषणा पत्र तैयार होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ, इसी तरह के मुद्दे के साथ, इसी तरह के विश्लेषण के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।